नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काव्य नौटियाल और आप देख रहे हैं राजधानी लाइव। भारतीय युवा कांग्रेस 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाएगी। इस अवसर पर देश भर में भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस अवसर का भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने इस पर कहा है कि देश भर का युवा आज सड़कों पर बेरोजगार घूम रहा है। मोदी सरकार 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने के बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आई थी, पर आज केंद्र सरकार रोजगार के मुद्दे पर पूरी तरीके से मौन है। रिपोर्ट्स के अनुसार सबसे ग्रेजुएट बेरोजगार आज सड़कों पर भटक रहे हैं, पर सरकार अपने झूठे प्रचार प्रसार में, अपनी ब्रांडिंग में व्यस्त है। देश में एक साल में बेरोजगारी दर 2.4 से बढ़कर 10.3 हो गई। बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या बनकर के सामने आ चुकी है, बड़ी महामारी का रूप ले चुकी है और मोदी सरकार की चुप्पी देश के युवाओं पर बहुत भारी पड़ रही है। वहीं भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राहुल राव ने कहा है कि देश भर में भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा ब्लॉक, जिला, विधानसभा और प्रदेश स्तर पर आने वाली 17 तारीख को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस पर अनेक कार्यक्रम किए जाएंगे और सरकार का विरोध होगा। मेरे संवाददाता राजीव तिवारी मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनसे इस खबर पर चर्चा करेंगे। राजीव, यकीनन सरकार को आड़े हाथों कांग्रेस एक बार फिर लेती नजर आएगी और सबसे अहम बात है कि पिछली बार भी जब प्रधानमंत्री का जन्मदिन का अवसर था, उस दिन भी बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया गया और एक बार फिर इसी का आगाज किया गया है कांग्रेस की तरफ से। जो है भाजपा की मुश्किलें जो है बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से जब 2014 के जब चुनाव आए थे और उसके अंदर कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से ये अनाउंस किया गया था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर प्रति, मगर लगातार कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कहीं ना कहीं घाटा देखने को मिला और लगातार जनता जो है वो कहीं ना कहीं परेशान होती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से युवाओं की बात करें तो एक साल के अंदर जिस तरीके से आंकड़े पेश किए गए, एक साल के अंदर लगभग 10 पॉइंट कह सकते हैं 3 यानी कि आंकड़ा बना, यानी 10.3 के प्रति वर्ष के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले, क्योंकि बेरोजगारों की जो संख्या है वो बढ़ती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पर स्थिति बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। क्योंकि रोजगार बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, कोरोना काल के अंदर तो बिल्कुल रोजगार खत्म हो चुके हैं, व्यापार खत्म हो चुका है, यहाँ तक कि लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, जॉब से निकाला जा रहा है। मगर सरकार का ध्यान जो है सिर्फ इस तरफ नहीं है और इसी को लेकर अब कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से 17 सितंबर को, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो जन्मदिन है, जन्मदिन का दिन होता है, वो उसको लेकर कहीं ना कहीं मोदी सरकार की जो कह सकते हैं जो उपलब्धि है वो गिनाने की कोशिश करेंगे। यानी कि सीधे सीधे कहें तो रोजगार की बात करें या फिर और तरीकों की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से जब मोदी सरकार आई थी तो बड़े बड़े वादे किए थे कि भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर नोटबंदी की बात करें तो जीएसटी लगाई थी गई थी, नोटबंदी लाई गई थी, उसके बाद भी कहीं ना कहीं स्थिति नहीं सुधरी। मगर जिस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी जो लगातार घेरने की कोशिश कर रही है भाजपा को, तो साफ जाहिर है जो उनके जो चुनाव प्रचार है, यानी 5 जो चुनाव प्रचार है उसमें जरूर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही कोशिश की जा रही है भाजपा को किसी तरीके से घेरा जाए। मगर यहाँ पर भाजपा की मुश्किलें जरूर बनेंगी, क्योंकि जब रोजगार जो है वो खत्म हो चुका है, बिजनेस जो है वो खत्म हो चुका है, मगर यहाँ पर युवा जो है जो ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी सड़कों पर धक्के खा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको जॉब नहीं मिल रही है, जॉब के लिए वो मारे मारे भटक रहे हैं और युवा जो है वो खास तौर पर भाजपा से नाराज होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल राजीव जी, क्योंकि युवाओं के हाथ में अगर रोजगार ना हो तो उनके आक्रोश का सामना यकीनन सरकारों को करना पड़ा है। और अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि कोरोना के दरमियान क्योंकि सब कुछ बंद हुआ तो कई लोगों के रोजगार भी गए, लेकिन सरकार की तरफ से राजीव जो बार बार वादे और दावे किए जाते हैं वो यही होते हैं कि हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन्वेस्टर समिट की बात की गई, पोर्टल का ओपनिंग की गई कि पोर्टल में आप लोग अपनी कैपेबिलिटी देख लीजिए कि आप किसके कैपेबल हैं, कौन कितनी साक्षरता आपके पास है, योग्यता के अनुसार जो है आप अप्लाई करिए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी। ये सभी चीज़ें हैं और अभी अगर बात की जाए जो आउटसोर्सिंग के जरिए भी लोगों को भर्ती दिलवाई जा रही है, उनका भी एक बड़ा तबका जो है नाराज चल रहा है, क्योंकि उनका सीधा कहना है कि आउटसोर्सिंग के जरिए हमको ले लिया गया और तनख्वाह हमको उतनी नहीं दी जाती जितना काम कराया जाता है। तो एक बड़ा फैक्टर युवाओं का है जो नाराज है इस समय सरकार से।
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज़ और समझनी होगी, जिस तरीके से भाजपा ने बड़े-बड़े वादे किए थे जब सत्ता के अंदर आई थी और कहीं न कहीं बड़े-बड़े उपलब्धियाँ भी गिनाई थी कि हम 15-15 लाख रुपए हर अकाउंट में देंगे और उसके बाद में भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। हम युवाओं को हर साल के अंदर 2 करोड़ लोगों को जॉब दी जाएगी, बिज़नेस के लिए उपलब्धियाँ लेके आएँगे। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, वो चौंकाने वाली है क्योंकि जिस तरीके से बिज़नेस जो है यानी कोरोना काल के अंदर लगभग 2 साल के अंदर बिज़नेस और व्यापार बिल्कुल ठप हो चुका है, जॉब जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं और युवा जो हैं वो कह सकते हैं परेशान होते नज़र आ रहे हैं। युवाओं को एक बार ये भी कहा गया था कि वो पकौड़े बनाइए, यानी कि जो अपना छोटा-मोटा बिज़नेस कीजिए और कहीं न कहीं उससे कहीं न कहीं सरकार को टैक्स दीजिए। मगर यहाँ पर युवाओं की बात करें तो युवा बिल्कुल नाराज़ है और यहाँ पर जॉब की बात करें, अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें या फिर सरकारी सेक्टर की बात करें क्योंकि सरकारी सेक्टर जो है वो लगातार प्राइवेट को हाथ में दिए जा रहे हैं और उसके अंदर ठेकेदारी प्रथा का आप इस्तेमाल की जा रही है और उसके अंदर भी 2-2 3-3 महीने की सैलरी नहीं मिलती है और अगर मिलती भी है, अगर उस ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं तो कहीं न कहीं उनको 20,000 में रखा जाता है, सैलरी दी जाती है 10,000 की और उसमें भी 2-2 3-3 महीने की सैलरी नहीं मिलती है और जब टेंडर खत्म हो जाता है, उसके बाद में एकदम हटा दिया जाता है तो युवा जो हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं और वही चीज़ गुस्सा देखने को भी मिलता है और लगातार यही स्थिति अभी भी बनी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से हर सरकारी सेक्टर को प्राइवेट किया जा रहा है, उससे कहीं न कहीं युवा जो है बिल्कुल नाराज़ है क्योंकि सरकारी जॉब जब खत्म हो जाएँगी, तो युवा जाएगा किस तरफ और पढ़ाई-लिखाई करेगा किस तरफ। मगर यहाँ पर बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टरों में बिल्कुल पता है सबको कि प्राइवेट सेक्टरों में ठेकेदारी प्रथा चलती है और उसके अंदर कहीं न कहीं लोगों का कह सकते हैं इस्तेमाल किया जाता है, कम सैलरी दी जाती है, सैलरी नहीं भी मिल पाती है, कई बार तो 6-6 महीने की सैलरी नहीं मिलती है और कहीं न कहीं युवा जो है, वो जो बेरोज़गार है, वो कहीं न कहीं धक्के खाते हुए नज़र आते हैं और कहीं न कहीं उनकी स्थिति इस तरीके की हो जाती है कि वो चोरी डकैती भी करने लग जाते हैं, क्राइम के अंदर चले जाते हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए, 2 वक़्त की रोटी चाहिए मगर परिवार चलाने के लिए सबसे बड़ी दिक्कतें आती हैं कि सरकारें दावे ज़रूर करती हैं, मगर यहाँ पर जनता के बारे में नहीं सोचा जाता और जनता जो है बिल्कुल परेशान होती नज़र आती है। मगर जिस तरीके से अब 17 सितंबर को जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी का भाजपा जन्मदिन मनाएगी और कहीं न कहीं उपलब्धि गिनाएगी जनता के बीच में, मगर यहाँ पर कांग्रेस बिल्कुल क्या कहते हैं भाजपा के खिलाफ नज़र आ रही है और भाजपा के कहीं न कहीं बड़े-बड़े वादे हैं, उनकी पोल खोलती हुई नज़र आई है क्योंकि पेट्रोल डीजल की बात करें तो लगभग पेट्रोल डीजल भी लगभग ₹100 पार कर चुका है, डीजल की बात करें तो वो भी लगभग ₹100 चल रहा है और ये एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो वो महँगाई बिल्कुल बढ़ चुकी है, लगभग ₹900 के करीब सिलेंडर चल रहा है। तो कहीं न कहीं स्थिति जो है वो कहीं न कहीं चौंकाने वाली है, मगर भाजपा जो है अभी भी 5 राज्यों के अंदर बड़े-बड़े वादे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि किसानों के लिए ये करा जाएगा, किसानों के लिए वो करा जाएगा, जनता के लिए ये उपलब्धि गिनाई जाएगी। मगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात है, किसान भी परेशान है, आम जनता भी परेशान है और आम जनता के ऊपर दोहरी मार पड़ती नज़र आई है क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर जॉब खत्म हो गई, बिज़नेस खत्म हो गए और महँगाई जो है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है, उनको घर-घराती चलाने के लिए सबसे ज़्यादा म मशक्कत करनी पड़ रही है और ख़ास तौर पर महिलाओं को क्योंकि 2 वक़्त की रोटी भी वो बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं और कहीं न कहीं जो छोटे परिवार हैं, यानी कि जो झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले हैं या ग्राउंड लेवल के लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा परेशान है क्योंकि अपर लेवल का थोड़ा बहुत मैनेज कर लेता है, मगर यहाँ पर ग्राउंड लेवल की बात करें या फिर मीडियम क्लास की बात करें, वो कहीं न कहीं मैनेज करता हुआ कहीं न कहीं कोशिश ही करता हुआ नज़र आता है। मगर सरकारों की बात करें, सरकारों की तरफ से जितने दावे किए गए हैं, उनकी हकीकत में पोल यही है कि 0% यानी कि कह सकते हैं कोई भी जॉब नहीं मिल रही है और युवा जो है वो परेशान है, युवा क्राइम की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है और व्यापार जो है वो बिल्कुल ठप हो चुका है। जी। लेकिन राजीव ये एक बड़ी समस्या है क्योंकि हाथ पर रोजगार नहीं और महंगाई की मार अगर पड़े तो व्यक्ति ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अभी एक हाली डाटा आया था जिस डाटे में निकला था कि किसानों की आत्महत्या से बड़ी आबादी जो है अब युवाओं की आत्महत्या की हो चुकी है और खासकर उसके मुख्य कारण जो आए थे वो रोजगार के ही निकल कर सामने आए थे। सरकारें दावा जरूर कर रही है कि रोजगार दे सकते हैं और ये यकीनन एक सत्य है कि इतनी ज़्यादा सरकारी नौकरियों को निकाल पाना या उनके लिए वैकेंसीज निकाल पाना ये यकीनन एक बड़ा जटिल काम है, लेकिन रोजगार किसी भी सेक्टर में उनको मिल जाए ये एक बड़ी बात हो चुकी है। इस समय सेक्टर्स बंद होते जा रहे हैं, कंपनीज लगातार ताले लगाती जा रही है और एक के बाद एक करके एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है और यही एक बड़ा कारण भी है कि सरकार की जो निजीकरण का मुहिम चल रहा है उसका विरोध किया जा रहा है कि आप जिस फैक्टर पर चल रहे हैं वो और ज़्यादा घातक हो जाएगा लोगों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए क्योंकि अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स की बात करते हैं या फिर बड़ी तादादी एक प्राइवेट सेक्टर की है उसमें एक आदमी से ज़्यादा काम कम वेतन देने के आधार पर कार्य कराया जाता है, जबकि गवर्नमेंट में थोड़ा फैसिलिटेट हो जाता है व्यक्ति। इसकी नाराज़गी है। अगर इसकी नाराज़गी की बात करूं और देश के युवाओं की बात करूं, एक बड़ी आबादी हिंदुस्तान में युवाओं की और युवा देश कहा जाता है हिंदुस्तान को, अगर ये युवा नाराज़ हो गया तो फिर 2022 का रुझान और 2024 का रुझान किधर जाता है।
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज़ और समझनी होगी, जिस तरीके से भाजपा ने बड़े-बड़े वादे किए थे जब सत्ता के अंदर आई थी, मगर उसके बाद में जो लगातार कहीं न कहीं 5 साल तो उन्होंने कुछ कार्य किए नहीं, बड़े-बड़े सपने दिखाए कि हम राम मंदिर बनाएँगे, हम ये बनाएँगे, हम वो बनाएँगे, युवाओं को जॉब दी जाएगी, 15-15 लाख रुपए उनके अकाउंट में आएँगे और महँगाई जो दर है वो क घटेगी और कहीं न कहीं लोगों को राहत मिलेगी। मगर यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से पेट्रोल, डीज़ल के दाम बढ़े कोरोना काल के अंदर, तो एक तो कोरोना काल के अंदर लोगों के पास जॉब नहीं थी, घर बैठ के खाना पड़ा और जो थोड़ा बहुत कमाया भी था, जो जोड़ा भी था, वो खर्च हो चुका। मगर उसके बाद में जो एकदम वही महँगाई बढ़ चुकी है और पेट्रोल, डीज़ल के दाम बढ़े, तो उससे कहीं न कहीं ज़रूरत की चीज़ें वो सारी महँगी हो चुकी हैं, क्योंकि दूध की बात करें, सब्जियों की बात करें, दालों की बात करें, उनके भी दाम जो हैं वो आसमान छूते हुए नज़र आए और कहीं न कहीं घर की सीधे-सीधे कहें रसोई पे फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आया। मगर बात करें जब व्यक्ति जब कमाने जाता है, तो कहीं न कहीं उसके लिए चाहिए सो जॉब और जॉब है नहीं और इस टाइम पे और कहीं न कहीं जो उनको जॉब मिलती भी है, वो भी ठेकेदारी के अंदर मिलती है। 20,000 की सैलरी के अंदर उन्हें 10,000 दी जाती है और 4 लोगों का काम करवाया जाता है और उसके अंदर भी वो परेशान होता नज़र आता है, क्योंकि सुबह से शाम तक करने के बाद में भी 12 घंटे की नौकरी करने के बाद में भी उसके हाथ में सिर्फ गिनती के 10,000 रुपए आते हैं हाथ में और कहीं न कहीं सरकारों की तरफ वो कोसता हुआ नज़र आता है कि हमने सरकारों को वोट दिया था, किस लिए दिया था? क्योंकि सरकार जो है उनके लिए काम करे। मगर यहाँ पर वो परेशानी के साथ जूझता हुआ नज़र आता है, सिर्फ अपने आप को कोसता हुआ नज़र आता है। मगर यहाँ पर बात करें जनता की, तो जनता बिल्कुल परेशान है, युवाओं के पास में जॉब नहीं है, व्यापार जो है बिल्कुल ठप हो चुके हैं, कंपनियों ने ताला लगा दिया, अगर कंपनियां चल भी रही हैं तो उसके अंदर छटनी कर दी गई है और यहाँ तक कि जो सैलरी पैकेज था उनका पहले से, यानी कि किसी को एक जगह 1.5 लाख रुपए की सैलरी पहले मिलता था, यानी कि कोरोना काल से पहले, वो कोरोना काल के बाद में, यानी कि ये सोचिए अभी की स्थिति के अंदर उसको सिर्फ 50,000 40,000 रुपए की सैलरी मिल रही है, यानी कि सीधे सीधे कहें तो 1 लाख रुपए का उसको घाटा हुआ। मगर वो जॉब किस तरीके से करे, घर घर से चलानी है तो 40,000 में भी गुजारा करेगा, 10,000 में भी गुजारा करेगा। मगर यहाँ पर सरकारों की बात करें तो सरकारों की तरफ से जो बड़े कदम होने चाहिए थे, वादे ज़रूर किए जाते हैं, मगर वादों की हकीकत जो है, वो जनता तक नहीं पहुँच पाती है और सब सप सपने ही दिखाए जाते हैं और जनता ये शायद सपनों के अंदर ही उलझ के रह जाती है। मगर यहाँ पर बात करें युवाओं की, क्योंकि किसान जिस तरीके से परेशान है, लगभग 1 साल का समय हो चुका है और किसान जो है वो दिल्ली की सड़कों पर है, ना तो वो फसल कर पा रहा है, ना ही खेती कर पा रहा है और ना ही अनाज जो है वो मंडियों में इतना जा पा रहा है, क्योंकि जो पहले की स्थिति थी वो चौंकाने वाली थी और अब की जो स्थिति है वो भी सबके सामने है। मगर सरकारों का ध्यान ना तो यही किसानों की तरफ है, ना ही युवाओं की तरफ है, ना ही व्यापार की तरफ है, ना ही जॉब की तरफ है। तो सोचिए युवा कितना नाराज होगा और आने वाले कह सकते हैं 2022 के चुनाव की बात करें या फिर 2024 के चुनाव की बात करें, वहां पर कहीं ना कहीं जनता जो है, यानी कि युवा जो है उस खास तौर पर अपना गुस्सा दिखाता हुआ नजर आएगा और वोट जो है वो शायद भाजपा की झोली में नहीं जाएंगे। जी। बिल्कुल राजीव, अगर इसी का अपोजिट बिल्कुल बात करें, कांग्रेस को कितना फायदा होगा? क्योंकि इन 7 सालों के दरमियान जो कांग्रेस का रुख नजर आया है, वो युवाओं के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा सकारात्मक नजर आता है। वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि युवाओं को रोजगार की जरूरत है, आप रोजगार उनको क्यों नहीं मुहैया करवाते हैं? और एक बार फिर इसी मुहिम के साथ आगाज किया है कांग्रेस ने। अगर फायदे की बात देखिए करें, कांग्रेस को कितना मुनाफा होगा इसका? देखिए, बिल्कुल सीधे-सीधे कहें तो कहीं न कहीं कांग्रेस को बिल्कुल फ़ायदा होगा, क्योंकि भाजपा जब इस तरीके से युवाओं के लिए नहीं सोच रही है, किसानों के बारे में नहीं सोच रही है, तो किसानों का वोट बैंक जो है वो भी कांग्रेस के पास में जाएगा। और जो युवाओं की बात करें, क्योंकि युवा जब उनको जॉब नहीं मिलेगी, तो व्यापार नहीं मिलेगा, तो वो भी कहीं न कहीं किसान कांग्रेस की झोली में जाएगा और कांग्रेस को यहाँ पर फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस यही चाहती थी कि भाजपा जो है वो अगर कार्य बड़े-बड़े वादे कर रही है, अगर उसके पूरे नहीं होते हैं, तो कहीं न कहीं जो युवा हैं या फिर बेरोज़गार है या फिर परिवार है या फिर मिडिल क्लास है या फिर अपर क्लास है या फिर ग्राउंड क्लास है, वो कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ आएगा और यही चीज़ का फ़ायदा जो है वो कांग्रेस उठाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से निरंतर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और निरंतर उसी को लेकर लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार पूंजीपतियों के बारे में सोच रही है, जनता के बारे में नहीं सोच रही है। महँगाई दुनिया में दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है और यहाँ पर वाक़ई में महँगाई बढ़ती नज़र आ रही है और कहीं न कहीं कांग्रेस को इसका फ़ायदा भी होता नज़र आ रहा है। मगर देखना होगा कांग्रेस को कितना फ़ायदा होता है 2022 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा यही सोचती नज़र आई है कि भाजपा कुछ नहीं कर पाएगी और वो कहीं न कहीं बड़े वादे करके कहीं न कहीं वो भी सत्ता में हासिल आ पाएँगे। मगर यहाँ पर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस लगभग 2014 से पहले कांग्रेस के सत्ता के अंदर कांग्रेस भी रही है। बड़े-बड़े सपने ज़रूर दिखाए गए हैं, मगर बिल्कुल। वहाँ पर सरकारी जॉबें नहीं खत्म करी गई थी। जो सरकारी जॉब जो ये है, यहाँ पर खत्म करी जा रही है। यानी कि हम्म। प्राइवेट सेक्टर जो बनाया हम्म। जा रहा है, वो उस टाइम पे प्राइवेट इसका सेक्टर नहीं मतलब है बनाया कि गया था। युवाओं के गुस्से का शिकार कहीं ना कहीं सरकार को होना पड़ेगा। धन्यवाद राजीव जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। राजीव तिवारी दिल्ली से मेरे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए थे। यकीन है नाराजगी काफी ज्यादा है
जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री की एक बार फिर से बेरोजगारी दिवस मनाया जाएगा। क्या कुछ असर इसका देखने को मिलेगा, आपको लगातार इस मामले में अपडेट करते रहेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। बसताड़ा टोल पर 28 अगस्त को किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ सख्त कार्रवाई समेत अन्य मांगों को लेकर करनाल में चल रहे किसानों और अफसरों के बीच का टकराव माना जा रहा है कि खत्म हो सकता है। इसके संकेत शुक्रवार देर रात तक चली अफसरों और किसानों की बैठक के बाद सामने आए। सरकार के निर्देश पर किसानों से बातचीत करने के लिए शुक्रवार को कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह करनाल पहुंचे थे, जबकि किसानों की ओर से इस बैठक में भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष गुरराम सिंह चरूनी समेत 15 सदस्यीय कमेटी के किसान नेता भी शामिल थे। लगभग 4 घंटे तक चली इस बैठक में वायरल वीडियो में लाठीचार्ज की बात कर रहे एसडीएम के खिलाफ सख्त कार्रवाई, इस मामले में न्यायिक जांच, मृतक किसान के आश्रितों को मुआवजा और नौकरी और अन्य गंभीर घायलों को भी मुआवजा इत्यादि देने की मांग किसानों की तरफ से की गई। उधर एसडीएम ने किसानों से हठ धर्मिता छोड़ करके इस समस्या के सकारात्मक हल की ओर बढ़ने की अपील की है। इस पर किसानों नेताओं ने स्पष्ट कहा कि यदि सरकार इस मामले में जांच करवाना चाहती है तो न्यायिक जांच कराई जाए। मुख्य सचिव के आदेश पर डीसी करनाल द्वारा जो जांच की जा रही है उससे किसान बिल्कुल भी संतुष्ट होते नजर नहीं आ रहे हैं। आज फिर बातचीत रखी गई है। 9 बजे आज फिर दोनों आमने सामने होंगे। सत्ता का प्रतिनिधित्व बैठेगा और किसान सामने बैठेंगे। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल के परिणाम सामने आता है, क्योंकि अभी तक ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अधिकारी शायद इस मामले को सुलझा ले जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो नाराजगी है वो मात्र करनाल में हुए लाठीचार्ज को लेकर के है। करनाल में जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ था और उस लाठीचार्ज के बाद एसडीएम का जो वीडियो वहाँ पर सामने आया था उसको लेकर के किसानों की मांग है कि एसडीएम को उनके पद से बर्खास्त किया ही जाए। इसके साथ ही न्यायिक जांच जो है, क्योंकि अब जो है बर्खास्त करने की मांग को लेकर तो किसान अड़े ही थे। उसके बाद कुलदीप दीवान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ है पंजाब से, उनसे बात कर लेते हैं। कुलदीप जी, किसान अब जो है प्रशासनिक अमले के साथ बैठक कर रहा है, मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहा है। कल बात तो हुई, लेकिन बात में भी कहीं ना कहीं जो अधिकारी बैठे थे उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि किसानों को अपनी हठ धर्मिता को त्यागना पड़ेगा। यहाँ पर सकारात्मक पहल करनी पड़ेगी, कुछ हम आगे बढ़ेंगे, कुछ आप आगे बढ़िए, उसके बाद ही बात बन पाएगी। आपको लगता है कि बात बन पाएगी, क्योंकि आज 9 बजे फिर बैठक है? देखिए, कल की जो बैठक खत्म हुई है उसके बाद जिस तरह से किसान नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है, तो उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो एक अड़ियल रुख था, चाहे वो किसानों का या फिर प्रशासन की तरफ से, वो दोनों तरफ से नरमी जो है वो दिखाई दे रही है। तो ऐसे में संभावना है कि आज जो बैठक होगी, हो सकता है कि वो एक सकारात्मक नतीजे जो है वो लेकर आए और जो पिछले कई दिनों से लगातार संघर्ष चल रहा है करनाल में, वो खत्म हो जाए, क्योंकि उससे आम जनता को भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जहां तक किसानों की मांग की बात है, तो किसान जो है वो दो मांग प्रमुखता से कर रहे हैं। एक तो एसडीएम के खिलाफ जो है वो न्यायिक जांच जो है वो उसकी मांग कर रहे हैं। और जहां तक सूत्रों से जानकारी मिली है, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि जो जांच है वो हाई कोर्ट के किसी पूर्व जज जो है उनकी तरफ से करवाई जा सके। इस तरह के संकेत जो हैं वो मिल रहे हैं, लेकिन ये जानकारी जो है वो सूत्रों से है। तो क्या इस पर यदि मुहर लगती है सरकार की, तो निश्चित तौर पर किसानों की एक मांग जो है वो पूरी हो सकती है। और दूसरा जो है वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं सस्पेंशन जो है वो चाहते हैं एसडीएम की, क्योंकि सरकार ने तबादला किया था और सरकार जो किसान है इस कार्रवाई से नाखुश थे। तो हो सकता है कि इस तरह की भी कोई मांग जो है वो सरकार जो है वो मानने को तैयार हो जाए। लेकिन देखना होगा फिलहाल कि क्या खाका जो है वो तैयार किया है समझौते का प्रशासन के द्वारा, जो आज फाइनल तौर पर किसानों के सामने रखेंगे, और किसानों का आखिरी रुख क्या होगा उस पर। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से रिएक्शन था किसानों का कल, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं बात जो है वो बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। कुल भी एक चीज़ यहाँ पर मैं समझना चाहूँगी कि मुख्य सचिव के आदेश के बाद डीसी इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे, किसान क्यों आश्वस्त नहीं है? क्योंकि कोई ना कोई प्रशासनिक अमले का अधिकारी तो मामले की जांच में जुड़ेगा ही जुड़ेगा, लेकिन डीसी पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उनकी जांच को उन्होंने कहा कि हम उनकी जांच को नहीं सही मान रहे, हमें पहलू चेंज करके दीजिए, हम इनकी जांच से संतुष्ट नहीं है। क्या इसके कारण है?
देखिए काव्या, एक परसेप्शन रहता है लोगों के बीच में कि जब कोई सरकारी अधिकारी अपने ही किसी बराबर के अधिकारी के मामले में या उस हम्म। पर लगे आरोपों की जांच करता है, तो कहीं न कहीं सरकारी व्यक्ति जो है, वो सरकारी व्यक्ति का बचाव करता है, वो चाहे कोई भी अधिकारी या कर्मचारी हो। तो एक परसेप्शन जो है वो लोगों में रहता है। इसीलिए इस तरह की डिमांड्स की जाती हैं कि जो जाँच हो वो या तो सीबीआई की तरफ से हो या फिर रिटायर्ड जज जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा जो है वो किया जाता है लोगों द्वारा, क्योंकि एक न्याय व्यवस्था की जो प्रणाली है, उसका एक बहुत ही विश्वसनीय स्तंभ जो है वो उसमें गिना जाता है, उसके तौर पर जज को देखा जाता है। तो ऐसे में इस तरह की व्यवस्था की माँग की जाती है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि आखिर क्या निकल कर सामने आता है, किस फैसले पर जाकर सहमति जो है वो दोनों पक्षों में बनती है, या फिर और भी संघर्ष जो है वो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कुलबीर जी, यहाँ पर कुछ और माँगें भी किसानों की तरफ से थी। मुआवज़े की माँग, जिस किसान की मृत्यु हुई है, उसके परिवार को मुआवज़ा भी दिया जाए, नौकरी भी दी जाए। इस पर क्या कुछ अपडेट आया है? क्या इन माँगों को मानेगी प्रशासनिक अमला, इन माँगों को मानने के लिए तैयार हुआ है? देखिए, फाइनल ड्राफ्ट क्या बनता है समझौते का, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि जो मृतक किसान है उसके परिवारजनों को मुआवज़ा या फिर नौकरी, इस तरह की बातों पर फैसला जो है, सहमति जो है वो पहले ही बन चुकी है। यानी किसान भी सहमत हैं कहीं न कहीं, और जो प्रशासन है उसने भी जो प्रपोज़ल रखा था, लेकिन जो मुख्य माँगें थी वो एसडीएम के जाँच को लेकर थी। क्योंकि यहाँ पर एक जो वीडियो वायरल हुआ उसने कहीं न कहीं आग में घी का काम किया था। क्योंकि सरेआम तौर पर ये सुना जा रहा है कि एसडीएम जो हैं वो एक ऐसा सख्त ऑर्डर दे रहे हैं जिसमें ये कहें कि जानी तौर पर किसानों को नुकसान जो है वो जिससे वो पहुँचता है। तो ऐसे में किसी भी वर्ग को इस तरह के जो ऑर्डर जो है वो यदि सार्वजनिक तौर पर सामने आ जाएँ तो निश्चित तौर पर एक जो नाराज़गी है या जो रोष है वो बढ़ता है, वो पनपता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी माँग जो है वो यही थी कि इस तरह के अधिकारी पर कार्रवाई जो है वो बनती है, और यदि इस बार भी छोड़ दिया गया तो आगे और भी बढ़ावा इस तरह के अधिकारियों को मिलेगा। तो फिलहाल देखना होगा, लेकिन कि क्या अंतिम निर्णय क्या रहता है। बिल्कुल कुलबीर जी, देखने वाली बात ज़रूर होगी, क्योंकि आज भी बैठक है। आपको क्या लग रहा है कि आज की बैठक के बाद क्या कुछ चीज़ें निकल कर के सामने आ सकती हैं? क्योंकि जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि स्थितियाँ बेहतर होने के अंदेशे कल रात को लगा मीटिंग के बाद कि हो सकता है कि सब कुछ सामान्य हो जाए। लेकिन अगर बात नहीं बनी तो फिर आगे की क्या रणनीति किसानों की तरफ से जो है अपनाई जाएगी? देखिए, आज किसान प्रशासन से बातचीत करने से पहले, प्रशासन के साथ बैठक करने से पहले 9 बजे खुद अपनी यूँ कहा जा सकता है कि जिस तरह का रिएक्शन था किसान नेताओं का कल मीटिंग के बाद, हम्म। उससे कहीं न कहीं लगता है कि हो सकता है कि बात जो है वो बनने की दिशा में बढ़ रही हो, क्योंकि किसानों ने ये कहा था कि हाथी निकल गया, सिर्फ पूँछ बाकी है। यानी कहीं न कहीं बहुत बड़ी बातें जो हैं, तो वो उन पर सहमति बन चुकी है, और अब कुछ एक आध जो पॉइंट है, उस पर कहीं न कहीं पेंच फँसा जो है वो बन सकती है। बिल्कुल, कुलबीर जी, यकीनन किसानों के आंदोलन की अगर मैं बात करूँ, एक नाराज़गी तो है ही है। अगर बात आज बन जाती है, तो क्या पूर्णतः इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाएगा करनाल से? निश्चित तौर पर करनाल का जो आंदोलन है वो इसी मांग को लेकर है कि लेकिन यहाँ पर यदि सहमति बनती है तो निश्चित तौर पर उम्मीद की जा सकती है कि करनाल में जो संघर्ष छेड़ा हुआ है किसानों ने वो आज समाप्त हो जाए। कुलबीर दीवान, ब्यूरो चीफ, पंजाब से मेरे साथ जुड़े हुए थे, और यकीनन आज कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि प्रशासनिक अमले और किसानों की बातचीत में ये मामला किसी तरीके से शांत हो जाए, ताकि जो करनाल को जिस तरीके से बंद किया गया है किसानों की तरफ से, वो एक बार फिर से खुल जाए और ये नाराजगी समाप्त हो जाए। पूरे देश में गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया। हर साल की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री
निवास में इसको लेकर के तैयारियां शुरू की गई। शुक्रवार को गणपति बाबा मोरिया के जयकारों के बीच शिवराज गणेश जी की प्रतिमा को लेकर अपने घर आए। इस दौरान उनकी पत्नी साधना सिंह भी उनके साथ मौजूद थी। आपको बता दें कि इस दौरान शिवराज सिंह ने कहा कि कोविड-19 का संकट अभी टला नहीं है। देश के कई प्रदेशों में अभी भी बड़ी तादाद में कोविड के प्रकरण सामने आ रहे हैं, इसलिए सभी लोग कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए नियमों का पालन करते हुए गणेश उत्सव मनाएं। की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथम पूज्य भगवान गणेश सब पर कृपा की वर्षा करें। सिद्धि विनायक का आशीर्वाद पूरे प्रदेश और देश की जनता पर बरसे। सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। लेकिन एक और अपील करना चाहता हूं। गणपति जी, गणेश जी हम सबको आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। और गणेश उत्सव हम बहुत धूमधाम से मनाते रहे हैं, लेकिन इस बार अभी तीसरी लहर आने का संकट बरकरार है। देश के कई प्रदेशों में बड़ी संख्या में कोविड के, कोरोना के पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं और उसके कारण कुछ मृत्यु भी हो रही है। इसलिए हम कोविड के संक्रमण को रोकने के नियमों का पालन करते हुए ही गणेश उत्सव मनाएं, मास्क लगाए रहें, ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, जो गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करें, ताकि सानंद हम गणेश जी की पूजा और अर्चना भी कर सकें, उनसे प्रार्थना करके अपने प्रदेश के और देश के मंगल की कामना भी कर सकें और कोविड को फैलने। गणेश तिवारी मेरे संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे इस खबर थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। गणेश, यकीनन अगर मध्य प्रदेश की हालातों की बात करें कोविड को लेकर के, क्या कुछ स्थिति अभी मध्य प्रदेश की है? और दूसरी अहम बात, क्योंकि गणेश उत्सव है, बड़ी तादाद में लोग इस उत्सव को मनाने के लिए एकत्रित होते हैं, क्या कुछ गाइडलाइन सरकार की तरफ से एहतियात के तौर पर बरतने के लिए कहा गया है? देखिए काव्या, सबसे पहले अगर कोरोना आंकड़ों की बात करें तो कोरोना के आंकड़ों का अगर बात करें तो स्थिति अब सामान्य हो चुकी है और धीरे धीरे जो आंकड़े हैं वो बेहद ही कम नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो अगर कोरोना के पॉजिटिव आंकड़े आ भी रहे हैं तो मुश्किल से 7 से 8 आंकड़े ही प्रतिदिन जो है मध्य प्रदेश में सामने आ रहे हैं, जो कि पूरे मध्य प्रदेश के आंकड़े हैं अगर बात करें तो अब अगर स्थिति की बात करें तो सामान्य हो चुकी है कोरोना की। और लेकिन अब सबसे बड़ा खतरा जो है वो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर खतरा बनाया जा रहा है और उसी का एक आशंका लगाई जा रही है। लेकिन इसी बीच अब जो है गणेश चतुर्थी का पर्व आ चुका है। गणेश चतुर्थी का पर्व आते ही अब पूरे देश भर में हालांकि गणेश चतुर्थी का पर्व जो है जोरों शोरों से और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो ऐसे में अब सबसे बड़ी जो प्रशासन की गाइडलाइन है वो, क्योंकि इस बार अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में गणेश चतुर्थी पर जो गणेश पंडाल है यानी कि गणेश प्रतिमाएं हैं वहां पर पूजा अर्चना करने की प्रशासन की तरफ से जो है छूट दी गई, लेकिन उसमें भी कई तरह की जो है गाइडलाइन बनाई गई है ताकि वहां पर भीड़ इकट्ठी ना हो पाए। साथ ही लोगों को मास्क पहनने के लिए भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं लोगों से अपील की है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो कल शुक्रवार को ही हालांकि उन्होंने भी अपने निवास पर परिवार के साथ जो है गणेश प्रतिमा का जो है वहां पर स्थापना की है, ताकि जो 10 दिनों तक गणेश चतुर्थी है उसका पूजन अर्चन किया जा सके। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हालांकि गणेश प्रतिमा के सामने लोगों से अपील करते हुए गणेश जी से हालांकि ये भी मांग की है, उन्होंने ये भी मांगा है कि सभी लोग निरोग हों, सभी लोग स्वस्थ रहें और सभी से उन्होंने अपील भी की है कि जो गणेश चतुर्थी पर जो तमाम जो पाबंदियां थी उनको छूट देते हुए लोगों को पूजा अर्चना करने की वहां पर अनुमति दी गई है। उसका पूरी तरह से जो प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन बनाई गई है कि ज्यादा भीड़ ना हो, यानी कि जो भीड़ होती है उससे आधी भीड़ ही वहां पर आधे लोग ही एकत्रित हो सके,
साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग है उन तमाम का भी ख्याल रखा जा सके। मास्क है, मास्क भी सभी लोग को पहनना अनिवार्य है। इन तमाम जो गाइडलाइन बनाई गई है कोरोना की, उनकी जो है पूरी तरह से पालन करने की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं हालांकि अपील की है, क्योंकि कोरोना के आंकड़े तो निश्चित तौर पर अब कम आ रहे हैं और आंकड़े जो कि बेहद कम है, लोगों को एक राहत की सांस मिलती नजर आ रही है। साथ ही जो तमाम पाबंदियां लगाई गई थी वो भी हालांकि मध्य प्रदेश से हटा दी गई है, लेकिन अब जो सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है वो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर है, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य विभाग की बात करें या WHO की बात करें या अन्य विशेषज्ञों की बात करें, वो लगातार लोगों को चेता रहे हैं कि अक्टूबर और जो नवंबर का माह है इसमें कोरोना की तीसरी लहर का पीक एक बार फिर वापस से पूरे देश भर में पकड़ सकता है। ऐसे में सबसे ज्यादा छोटे बच्चों के लिए खतरा मंडरा रहा है। तो इन तमाम जो तीसरी लहर है उसको लेकर प्रशासन की तरफ से वो तमाम जो सावधानियां बरतती है, वो तमाम जो गाइडलाइंस है वो बनाई गई है, उन गाइडलाइंस को पालन कराने के लिए हालांकि प्रशासन की भी निगरानी उन तमाम जो गणेश प्रतिमाएं जहां पर जिन पंडालों में रखी जाएगी वहां पर बराबर जो है इन पंडालों पर निगरानी की जाएगी, ताकि जो कोरोना की तीसरी लहर है उससे बचा जा सके और जो गाइडलाइन बनाई गई है उनका पूरी तरह से पालन किया जा सके। जी काव्या। बिल्कुल गणेश, इस समय अगर बात की जाए कोविड के अलावा मध्य प्रदेश से वायरल बुखार के भी कई मामले सामने आ रहे हैं। एक दिन के अंदर तकरीबन एक रिपोर्ट अभी सामने आई कि 100 लोगों के मरीजों के सामने आने का जो घटनाक्रम है वो देखा जा रहा है कि पर डे तकरीबन 100 मरीज जो है वो वायरल फीवर के भी सामने आ रहे हैं। उसको लेकर के भी कुछ एहतियात बरतने की राय दी गई है क्या? क्योंकि इस कार्यक्रम के समय जब उत्सव का कोई त्यौहार आता है या कोई उत्सव आता है तो हिंदुस्तान की आबादी बड़ी तादाद में एकत्रित होकर उन कार्यक्रमों को करती है। क्या वायरल बुखार को लेकर के भी कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं सरकार की तरफ से, चेतावनियां जारी की गई हैं? देखिए काव्य, अगर बात करें बीमारियों की बात करें तो कोरोना के जो आंकड़े हैं वो जरूर कम आ रहे हैं, लेकिन अब जो है प्रदेश भर की अगर बात करें तो दो बीमारियां लोगों को लगातार जो है जकड़ में ले रही है। एक वायरल फीवर और दूसरा है डेंगू। जहां डेंगू हर वर्ग के लोगों को यानी कि हर आयु के लोगों को अपनी जकड़ में ले रहा है और डेंगू के मामले भी लगातार, चाहे इंदौर में बात करें तो 100 से ज्यादा आंकड़े आ चुके हैं, वहीं भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी सैकड़ों की तादाद में डेंगू के मामले आ चुके हैं। इंदौर की बात करें तो इंदौर में अभी तक हालांकि एक व्यक्ति डेंगू की वजह से मौत भी हो चुकी है। तो वहीं अब डेंगू के बाद वायरल फीवर भी लोगों को जकड़ में ले रहा है, लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर चिंताजनक स्थिति ये है कि जो वायरल फीवर है वो छोटे बच्चों को ज्यादा अपनी जकड़ में ले रहा है, यानी कि लगभग हजारों की तादाद में मध्य प्रदेश में अभी ऐसे बच्चे सामने आ चुके हैं जहां पर वायरल फीवर उन बच्चों को जकड़ में ले रहा है। और तमाम जो ओपीडी है वहां पर जो है बच्चों की भीड़ देखी जा सकती है, यानी कि जो पेरेंट्स हैं वो उन बच्चों को लेकर अस्पतालों में जा रहे हैं, वहां पर भीड़ भी देखने को मिल रही है। तो इसको देखते हुए हालांकि सरकार ने गाइडलाइन भी बनाई है और साथ ही छोटे बच्चों को जो अभिभावक है, पेरेंट्स हैं, उनको भी ये सब हिदायत दी गई कि छोटे बच्चों को ज्यादातर इस तरह के भीड़ भाड़ जगहों पर एकत्रित ना किया जाए या फिर उन्हें ना ले जाया जा सके। और साथ ही मास्क का सबसे बड़ी चीज है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि अब जो तीसरी लहर भी है और जो वायरल फीवर भी है, वायरल फीवर की अभी ज्यादातर छोटे बच्चों को ही जकड़ में ले रही है। साथ ही हालांकि जो विशेषज्ञ है, जो डॉक्टर्स है, उन्होंने इस वायरल फीवर को हालांकि मौसम की वजह से बीमारी बताया कि मौसम परिवर्तन की वजह से जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको ये बीमारी जकड़ में ले रही है। लेकिन तीसरी लहर की भी आशंका जो लगातार बताई जा रही है, जताई जा रही है और लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है, उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को चेता रहा है कि तीसरी लहर जो है छोटे बच्चों के लिए ही है। तो ऐसे में हालांकि शासन और प्रशासन की तरफ से लगातार जो है अब तीसरी लहर को लेकर और तमाम जो ये ऐसी बीमारी उनको देखते हुए छोटे बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि छोटे बच्चों को ऐसी बीमारियां जकड़ में ना ले। और ऐसे बेहतर तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं अस्पतालों में, ताकि जो दूसरी लहर में जो कमियां देखने को मिली थी वो तीसरी लहर में जो है वो तमाम कमियां जो है ना तो उजागर हो सके और ना ही ऐसी कमियां आ सके। तो उन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन और सरकार की तरफ से हालांकि व्यवस्था की जा रही है। और छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चों को अभी ऐसे कार्यक्रमों से, ऐसे आयोजनों से दूरी ही बनाने को लेकर सरकार ने हालांकि लोगों से अपील की है कि ताकि छोटे बच्चे इन कार्यक्रमों से या फिर ऐसी भीड़ भाड़ जगहों से दूर रहे, तो ऐसी बीमारियों से ताकि उन्हें बचाया जा सके। जी काव्या। बिल्कुल गणेश, यकीनन बच्चों को बचाने की बेहद ज़रूरत है। वही अगर डेंगू की बात करूँ, क्योंकि गंदगी एक मुख्य कारण जो है डेंगू का निकल कर हर बार सामने आता है, क्या मध्य प्रदेश का जो प्रशासन है
वो इसको लेकर के काम कर रहा है, गली कूचों में पहुंच करके क्या वहां सफाई अभियान चलाया जा रहा है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस जो अभी तक आए हैं वो किसी ग्रामीण क्षेत्रों से ही निकल करके सामने आए हैं। तो वहां के हालात क्या हैं? क्या वहां पर कार्य शुरू किया गया है सफाई का? हाँ देखिए काव्य, अगर बात करें तो हालांकि सरकार की तरफ से या फिर अगर बात करें तो प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी तरफ से देखिए सब हिदायत तो दे दी जाती है, क्योंकि बारिश का माहौल है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में अभी बाढ़ की हालात बन चुकी थी, जहां पर बद से बदतर स्थिति हो चुकी थी। कई लोगों ने हालांकि इस बाढ़ की वजह से अपनी जानें भी गंवाई हैं, कई लोगों का परिवार और घर घर भी उजड़ चुका है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर एक आशंका जताई जा रही थी कि बारिश की वजह से जो जल का जमाव हो चुका है, एकत्रित हो चुका है, या गंदगी की वजह से उससे डेंगू जो है कहीं ना कहीं अपनी चरम स्थान पर आ सकता है, और उसकी जकड़ एक बार मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकती है। तो हालांकि अधिकारियों की तरफ से सब हिदायत दी गई थी कि तमाम बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए, साफ सफाई का भी पूरी तरह से ख्याल रखा जाना चाहिए। अगर हालांकि नगर निगम और नगर पंचायत की अगर बात करें तो तमाम लोगों को आदेश दिए जाते हैं, लेकिन छोटे अधिकारियों की बात करें तो उनकी लापरवाही की वजह से जब ये बीमारियां जकड़ लेती हैं, या फिर इन बीमारियों का जो है स्थिति कहीं ना कहीं मौजूदगी आने लगती है, तब जाकर जो है प्रशासन और जो अधिकारी होते हैं, जो छोटे अधिकारी होते हैं जिनको कार्य सौंपा जाता है, उनकी आंखें खुलती हैं और उसके बाद ही जो है इस पर एक्शन लिया जाता है। और यही वजह रही कि अब हालांकि प्रशासन की जो अधिकारी है, नगर निगम की बात करें या पंचायत क्षेत्र की बात करें, तो उनकी आंखें अब जाकर जरूर खुली। लेकिन अब डेंगू की अगर हालत बात करें तो मध्य प्रदेश में दिन प्रतिदिन डेंगू की जो संख्या है, मरीजों की संख्या वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर ये चीजें पहले ही जो साफ सफाई था, ये तमाम जो इंतजाम थे, ये पहले कर दिए जाते, तो शायद जिस स्थिति पर आज हजारों की अगर तादाद की बात करें तो जो मरीज जो है डेंगू के अब सामने आना चालू हो चुके हैं, वो कहीं ना कहीं उन आंकड़ों में कमी नजर आती। हालांकि अब जरूर प्रशासन की आंखें जो है खुली हैं, और नगर निगम के चाहे अधिकारी कर्मचारियों की बात करें या फिर पंचायत क्षेत्र की बात करें, अब जरूर थोड़ा बहुत जो इंतजाम किए जाने चाहिए, जैसे कि दवाइयों का छिड़काव या फिर साफ सफाई, ये अब चीजें की जा रही जब डेंगू के मामले सामने आने लगे हैं। जी काव्या। बिल्कुल गणेश, यकीनन इन चीज़ों पर तो काम करने की सरकार को ज़रूरत है ही। एक और फैक्टर क्योंकि समझने की ज़रूरत है, वैक्सीनेशन की अगर गणेश बात की जाए मध्य प्रदेश में, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि कोविड केसेस कम आ रहे हैं, खुद शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि बाकी सूबों की जो तस्वीरें आ रही हैं उसके बाद और ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस बात पर चिंता भी व्यक्त की थी कि पहली डोज लगवाने वालों की तादाद तो काफ़ी है, लेकिन सेकेंड डोज लगवाने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद में काफ़ी गिरावट है। क्या उसमें कुछ बेहतर स्थिति निकल करके सामने आ पाई है? देखिए मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो हालांकि वैक्सीनेशन को लेकर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, और इसके पहले भी अगर बात करें तो मध्य प्रदेश ने ऐसे वैक्सीनेशन को लेकर कई खिताब हासिल किए, जहां पर सबसे ज्यादा संख्या में लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाई है। पूरे देश भर के लिए गर्व की बात थी हालांकि, जहां मध्य प्रदेश के जो नागरिक हैं, मध्य प्रदेश के जो रहवासी हैं, लोगों ने बढ़ चढ़ कर वैक्सीनेशन में हिस्सा लिया था। लेकिन अगर बात करें तो जहां सरकार का साफ ये कहना है कि जो पहली डोज है, अगर बात करें तो पहली डोज जरूर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सितंबर माह के लास्ट तक जो है पूरी तरह से पूरे मध्य प्रदेश में पहली डोज लोगों को लगा दी जाएगी। यानी कि पहली डोज की अगर बात करें तो जहां 70% से ज्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन की पहली डोज लगवा ली, वहीं दूसरी डोज की बात करें तो हालांकि उसका वैक्सीनेशन स्तर बहुत ही कम है, जहां पर 30% के अनुमानन अगर बात करें तो लोगों ने ही दूसरी डोज लगवाई। ऐसे में सरकार सबसे ज्यादा अब जो जोर दे रही है वो दूसरी डोज को लेकर जोर दे रही है, क्योंकि कई लोगों के मन में ऐसा था कि जिन्होंने पहला डोज लगवा लिया है उन्हें ये लगा कि अब जो कोरोना है उन्हें किसी तरह से कोरोना का खतरा नहीं है। ऐसे में वो दूसरी डोज लगवाने से ऐसे कई लोग जो है कतरा रहे थे। ऐसे में अब सरकार लगातार जागरूक कर रही है, लोगों से भी अपील कर रही है कि पहली डोज लगवाने के साथ साथ में अगर आपने वैक्सीनेशन लगवाई है तो दूसरी डोज भी लगाना जरूरी है। यानी कि अगर आपने पहली डोज लगवाई है, दूसरी डोज नहीं लगवाई है, तो उस वैक्सीनेशन का कोई लाभ नहीं मिल पाएगा या उसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। ऐसे में आप कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से नहीं बच पाएंगे। तो ऐसे में अब लोगों को हालांकि लगातार जो है जागरूक किया जा रहा है, और लगातार ऐसे विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं जहां पर ऐसे महापर्व जैसा वैक्सीनेशन का जो मनाया जा रहा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा अब लोगों को दूसरी डोज को लेकर जो है सबसे ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा रहा है और ज्यादातर लगाई जा रही है। हालांकि अब लोग जरूर आगे आकर हिस्सा ले रहे हैं, दूसरी डोज को लेकर भी लोग बढ़ चढ़ कर जा रहे हैं और वहां पर वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। और सरकार का दावा भी है कि जो वैक्सीनेशन का जो महापर्व लगातार जो है मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है, पहला डोज और दूसरी डोज की बात करें
तो वो दिसंबर माह तक यानी कि पूरी तरह से मध्य प्रदेश जो है वैक्सीनेशन को जो वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है वो पूरी तरह से सफल रहेगा और संपूर्ण हो चुकेगा। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि दिसंबर माह तक लोगों अब जिस कदर एक बार फिर लोग जो है जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या दिसंबर माह के पहले पहले जो है दूसरी जिन्होंने पहले डोज तो लगवा लिया लेकिन दूसरी डोज को लगवाने से बच रहे थे वो लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं या नहीं लेते, क्योंकि सरकार तो अब लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। और इसके पहले भी सरकार हालांकि वैक्सीनेशन को लेकर लगातार जागरूक करती हुई नजर आई, लेकिन कुछ लोगों की जागरूकता की कमी की वजह से या फिर उन लोगों की अनदेखी की वजह से इस तरह की जो गलतियां हैं, पहला डोज लगवाने के बाद दूसरा डोज ना लगवाना, ऐसी लगातार गलतियां की जा रही थी, वो अब देखने वाली बात होगी। क्योंकि सरकार की तरफ से ये अगर वैक्सीनेशन को लेकर बात करें तो जागरूकता अभियान लगातार लोगों को के लिए चलाई जा रही है और लोगों से सरकार भी अपील कर रही है। जी काव्या। बिल्कुल गणेश, यकीनन प्रयास लगातार सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि दोनों सेकंड डोज वैक्सीनेशन को भी बड़ी तादाद में लोग जो है लगवाएं ताकि हालातों से लड़ा जा सके। गणेश, एक सवाल है यहाँ पर, क्योंकि कई सरकारों ने बढ़ते कोविड मामलों को दूसरे सूबे में भी देखते हुए सख्ताइयाँ बढ़ाई हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे आप पंजाब की बात कर लीजिए, चाहे आप उत्तराखंड की बात कर लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र तो खुद ही हाल इस समय बेहाल हो रखे हैं कोरोना से। केरल में भी कहीं ना कहीं सख्ताई बढ़ाई गई है। क्या मध्य प्रदेश सरकार भी कुछ ऐसा प्लान कर रही है कि अगल बगल के सूबों में बिगड़ते हालातों को देखते हुए सूबे के अंदर जो है स्थिति को अपने कंट्रोल में करने के लिए कुछ नियम कानून और बना रही हो, कुछ और सख्तियां बढ़ा रही हो? देखिए, अब जैसे जैसे कोरोना का तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है और अक्टूबर और विशेषज्ञों की माने तो अक्टूबर और नवंबर माह को लेकर सरकार को भी पहले ही, चाहे वो केंद्र सरकार की बात करें और राज्य सरकार की बात करें, दोनों ही सरकारों को सख्त हिदायत दी गई थी। हालांकि जहां अभी तक कई पाबंदियां थी, वैसे ही अभी पाबंदियां अगर बात करें तो जो पाबंदियां हटा दी गई थी पूर्व में, अगर बात करें महीने 2 महीने से मध्य प्रदेश में सबसे पहले हालांकि पाबंदियां हटाई गई थी, क्योंकि कोरोना के आंकड़ों की भी बात करें तो सबसे ज्यादा कमी जो है पहले मध्य प्रदेश में ही देखने को सामने आई थी। वो वजह रही लोगों की जागरूकता और लोगों की जो सावधानियां बरतने को लेकर तमाम सरकार द्वारा जो गाइडलाइन बनाए गए थे उनका पालन करना, और इसी की वजह से जो है कोरोना के आंकड़े जो है मध्य प्रदेश में कम आना सबसे पहले चालू हुए थे, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हालांकि प्रशंसा की थी। लेकिन अब बात करें अगर जो सावधानियां या जो सख्तियां बरतने की बात करें तो हालांकि सरकार की तरफ से अब जो भीड़ को लेकर है, ऐसे जो पब्लिक स्पॉट है वहां पर जरूर अब एक बार फिर सख्ती बरतना चालू कर दी है, ताकि लोगों की ज्यादा से ज्यादा वहां पर भीड़ ना इकट्ठी हो। लेकिन अगर उन पाबंदियों की बात करें जो पहले पाबंदियां थी, हालांकि अभी उस तरह की कोई भी मध्य प्रदेश में पाबंदियां नहीं लगाई गई हैं या किसी तरह से कोई भी क्षेत्र को बंद नहीं कराया गया। क्योंकि पहले अगर पूर्व की बात करें तो समय की बात करें तो समय की पाबंदी थी कि बाजार कितने जो है पहले ही बंद हो सकेंगे, या फिर बाजारों में इतनी मात्रा में ही भीड़ हो सकेगी, या फिर डे बाई डे जो है बाजारों को खोलने की अनुमति दी गई थी। लेकिन अभी अगर बात करें तो चाहे वो बाजारों की बात करें या फिर सामान्य मार्केट की बात करें या किसी भी औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, वहां पर पूरी तरह से ये तमाम जो पाबंदियां वो हटा दी गई थी और बाजार और औद्योगिक क्षेत्र सभी अभी एक मुश्त पूरी तरह से खुले हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब भीड़ को लेकर जरूर वहां पर सरकार की तरफ से जो है प्रशासन की निगरानी की जा रही है, क्योंकि अब आगे जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं ऐसे कोरोना की जो तीसरी लहर को लेकर आशंका बताई गई थी और जो एक समय दिया गया था कि इस समय जो है कोरोना की तीसरी लहर का पीक पकड़ सकता है, ऐसे में अब वो समय भी नजदीक आता हुआ दिख रहा है। ऐसे में सरकार ने हालांकि ऐसी कोई सख्तियां या पाबंदियां नहीं लगाई है, लेकिन निगरानी और लोगों को जागरूक करना और मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर जरूर सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से अब इसकी पूरी तरह से देखभाल की जा रही है और इसकी निगरानी भी की जा रही है। जी काव्या। गणेश, बात की जाए क्योंकि सरकार के कार्य को लेकर के कोविड के दरमियान जो हालात आए थे, मध्य प्रदेश से भी कुछ तस्वीरें आई थी, कुछ रिपोर्ट सामने आई थी मरीजों की अधिक तादाद में मौत होने की, और अब जिस तरीके से वायरल बुखार और डेंगू के मामले सामने आए हैं, इसको लेकर के ज़रूर जो है कांग्रेस घेरने का प्रयास सरकार को लगातार कर रही है। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि अगले साल 2023 में जो है 2023 में चुनाव होने वाले हैं, कितनी सफल रहेगी कांग्रेस इन मुद्दों पर सरकार को घेरने में? देखिए, अब 2023 की अगर बात करें तो 2023 में क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है, ऐसे में अब अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो
लगातार राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो चुकी हैं और आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जो है पूरी तरह से आज जारी हो चुका है। हालांकि कांग्रेस ने अगर कोरोना के आंकड़ों को लेकर बात करें या कोरोना से मरने वालों की संख्या की बात करें या फिर महंगाई की बात करें, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस लगातार जो है गुना रही है। और एक बात फिर जो है कांग्रेस है मध्य प्रदेश में एक्टिव नजर आ रही है, वो तमाम प्रयास भी कर रही है जनता को अपने लुभाने के लिए। अब तमाम ऐसे साथ जो जनता के साथ जो कई मुद्दे हैं जो आम जनता से जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, या फिर कोरोना में जो आंकड़े आए हैं जिस कदर कोरोना की दूसरी लहर में जो है ऑक्सीजन, गैस और तमाम दवाइयों की कालाबाजारी देखने को मिली, बेडों की कमी देखने को मिली, इन तमाम मुद्दों को लेकर हालांकि कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार को लगातार घेरती हुई नजर आ रही है, साथ ही केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों ले रही है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसके पहले भी अगर बात करें तो हालांकि कांग्रेस को अब जनता का इन तमाम मुद्दों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है प्रदेश और केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, उन मुद्दों का, क्योंकि वो मुद्दे आम जनता से जुड़े हुए हैं। क्योंकि महंगाई की बात करें तो महंगाई से सभी के हाल बेहाल है, चाहे वो किसी भी पार्टी से, राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करता हो व्यक्ति, या फिर अन्य मुद्दे बात करें बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी भी कोरोना के बाद अगर बात करें तो चरम स्थान पर पहुंची है और कई लोग बेरोजगार भी हो चुके हैं, कई लोगों की जॉब भी छूट चुकी है। और कोरोना की दूसरी लहर में तमाम कमियां भी देखने को मिली थी। तो हालांकि अब बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये तमाम मुद्दों को कांग्रेस लगातार घेरती हुई नजर आ रही है और जनता भी अब कांग्रेस के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर पूर्व की बात करें तो पूर्व में भी कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार बन चुकी थी, भले ही वो 15 महीनों के लिए सरकार बनी हो, लेकिन कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बन चुकी थी और प्रदेश के मुखिया जो है कमलनाथ यहाँ पर बन चुके थे, रह चुके थे, यानी कि जनता ने इसके पहले भी कांग्रेस को पसंद किया था। तो हालांकि इस बार भी अब कांग्रेस उसी जोश सोच से 2023 को लेकर लगातार जो है चुनावी संपर्क जो है अभी से चालू कर दी है। देखने वाली बात होगी जनता किस कदर कांग्रेस का साथ देती है। जी बिल्कुल, धन्यवाद गणेश मिश्रा जुड़ने के लिए। गणेश तिवारी संवाददाता मेरे साथ भोपाल से जुड़े हुए थे। प्रयास जरूर कांग्रेस करेगी और जिस तरीके से मध्य प्रदेश का अभी हाल ही सियासी समीकरण रहा, उससे लग भी रहा है कि कहीं ना कहीं सफल होती भी नजर आएगी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान आगामी स्थिति को कैसे संभालते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अगली खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के कई मंत्री जहां केंद्रीय जांच एजेंसी के रडार पर हैं, वहीं राष्ट्रवादी पार्टी के नेता छगन भुजबल को निर्दोष साबित होने के बाद जैसे सुर्खियों में आई, मानो कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। महाराष्ट्र की कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल के महाराष्ट्र सदन घोटाले के आरोप में निर्दोष सत्र न्यायालय द्वारा बरी किए जाने पर मुंबई सहित महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं द्वारा जोर शोर के साथ पटाखे फोड़े गए और मिठाइयां बांटी गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता ममता शर्मा के नेतृत्व में दहियर इलाके में छगन भुजबल के निर्दोष साबित होने को लेकर के जश्न मनाया गया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कई ऐसे मंत्री नेता इन दिनों घोटाले और विवादों में घिरे हुए हैं और ऐसे में एक मंत्री का बरी होकर के सामने आ जाना यकीनन कहीं ना कहीं हिम्मत जुटाता हुआ बाकी नेताओं के नजर आया। वैसे में केंद्रीय जांच एजेंसी जहां लगातार महाराष्ट्र में हावी है, वहीं छगन भुजबल को कोर्ट से मिली राहत एक बड़ी राहत मानी जा रही है। महाराष्ट्र अन्न व नागरिक पुरवठा मंत्री हमारे श्री माननीय छगन भुजबल साहेब की आज सच्चाई की जीत हुई है। उन्हें महाराष्ट्र सदन घोटाला प्रकरण में झूठा फंसाया गया था, लेकिन झूठ झूठ होता है और सच सच होता है। आज सच्चाई की जीत होती है। सत्य को परेशान किया गया था। कुछ झूठे कंप्लेनर्स हैं जो बस अपनी कमाई के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए झूठी मनगढ़ंत रचना रचते हैं और अच्छे नेता को, हमारे साहब को उन्होंने फंसाया। लेकिन ग्रहण लगता है, इसका मतलब सूरज रोशनी देना बंद नहीं करता। ग्रहण के हटते ही सूरज और तेजी से रोशनी देता है। तुम लाख करो मुझे बदनाम करने की, लाख कोशिश करो मुझे बदनाम करने की, मैं जब भी निखरा हूँ दुगनी तेजी से। तो हमारे भुजबल साहब चमकते हुए सितारे हैं, वो सूरज हैं हमारे, उन्हें कोई भी झूठा फंसाने की कोशिश करेगा तो वो। मेरे साथ मुरारी सिंह जी जुड़ चुके हैं, संवाददाता हैं मुंबई से। मुरारी जी, क्या कहेंगे, जिस तरीके का जश्न मनाया गया कहीं ना कहीं हिम्मत बढ़ाता नजर आया है, क्योंकि इस समय महाविकास अघाड़ी सरकार के कई ऐसे मंत्री हैं जो केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर चल रहे हैं। ऐसे में किसी एक नेता को राहत मिलना बाकी को कहीं ना कहीं दिलो दिल राहत देता नजर आया।
काव्या, ये तस्वीर देखकर ये कहना गलत नहीं होगा, मुंबई सहित महाराष्ट्र में जिस तरीके से खास करके महाविकास आघाड़ी के जो नेता हैं वो जो है केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर हैं, लेकिन जिस तरीके से सदन घोटाले में छगन भुजबल के क्लीन चिट की बात सोशल मीडिया पर दौड़ी कि मानो मुंबई सहित महाराष्ट्र के जितने कार्यकर्ता थे, खास करके एनसीपी और छगन भुजबल को चाहने वाले और ढोल बाजे ताश देकर मिठाइयां खिलाते हुए आए, लेकिन जिस तरीके के आरोप लगे थे और छगन भुजबल जिस तरीके से अपने राजनीति के उस पड़ाव पर सबसे ज्यादा मुश्किलों में फंसे थे, उसे लेकर वो जरूर आज थोड़ी राहत महसूस कर रहे होंगे। काव्या। बिल्कुल मुरारी जी, यकीनन एक सवाल यहाँ पर ज़रूर उठता है, क्योंकि हाल ही में शरद पवार का भी एक बयान सामने आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि आज से पहले तो ईडी के बारे में इतनी जानकारी हमें नहीं थी, लेकिन कुछ चुनिंदा सालों में ईडी के बारे में पूरी डिटेल पता चल चुकी है। पता चल गया कि ईडी भी एक संस्था और वो इस तरीके से कार्य करती है। क्या समझा जाए, ये तंज था केंद्र सरकार पर, क्योंकि लगातार इस बात को कहा जाता है कि केंद्र जो है अपने हिसाब से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है। काव्या, देखिए, अगर एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बात करें तो महाराष्ट्र के राजनीति के साथ साथ वो केंद्र की भी राजनीति में एक अहम भूमिका समय समय पर निभाए हैं, और जो बयान उनका था ये कह सकते हैं कि एक तंज के नजरिए से था, क्योंकि जब से महाविकास आघाड़ी सरकार बनी है, चाहे वो 100 करोड़ रुपए घोटाले महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख हो या फिर परब हो जो इस समय परिवहन मंत्री हैं, ऐसे तमाम धनंजय मुंडे थे, उनके ऊपर तो देखा जाए आरोपों का बौछार था। उस दरमियान जिस तरीके से ईडी ने लगातार रेड की थी, छापेमारी की थी, उसे लेकर ये बयान जो है कह सकते हैं कि शरद पवार का एक तंज ही था। लेकिन ऐसे में केंद्र का कोई पलटवार इस बात को साबित करता है कि जो शरद पवार के बयान थे वो हो रही कार्रवाई के अभाव पर दिए गए होंगे। जी बिल्कुल मुरारी जी, यकीनन क्योंकि जवाबों को लेकर के अब वार पलटवार तो हो रहा है। क्या लगता है आपको, क्योंकि कई बार राजनीतिक दल ईडी सीबीआई पर सरकार के आदेशों अनुसार कार्रवाई करने का आरोप लगाते हैं। छगन भुजबल जिस तरीके से बरी साबित हो चुके हैं, और अब जिस तरीके से आपने हाल ही में सुना एनसीपी की जो नेत्री हैं उनका बयान सामने आया, उन्होंने सीधी तौर पर कहा कि ग्रहण लग सकता है सूर्य पर, लेकिन जब ग्रहण हटेगा तो दुगनी तेजी से चमकेगा। ये एक तरीके से सरकार के ऊपर कटाक्ष था कि सरकार चाहे किसी के ऊपर कितनी जांचें बिठा दे, अगर वो व्यक्ति सही साबित होगा तो छवि धूमिल केंद्र की ही होगी। देखिए, अगर ममता शर्मा के बयान पर देखा जाए तो उन्होंने कहीं न कहीं एक गंभीर आरोप लगाया है उन शिकायतकर्ता और प्रशासन की कार्य प्रणालियों पर जो जिस तरीके से कार्रवाई की गई थी छगन भुजबल के ऊपर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सत्य है वो सत्य होता है, और यही हुआ है। हमारे नेता बाइज्जत जो है कि सदन घोटाले में उन्हें क्लीन चिट मिली है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि उन्हीं के पार्टी के अभी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो विवादों में घिरे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिनको अपने पदों से इस्तीफा तक देना पड़ा है। लगातार ईडी सीबीआई सहित मुंबई पुलिस भी उन नेताओं की जांच कर रही है। ऐसे में एक नेता का बरी होना और आरोप मुक्त होने पर शिकायतकर्ता को जिस तरीके से ममता शर्मा ने एक और गंभीर आरोप लगाया कि पैसे की कमाई के लिए, पैसे के उगाही के लिए इस तरीके की चीज की जाती है, तो सवाल ये उठ रहा है कि 2 से ढाई सालों में जिस तरीके से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार चली है, ऐसे में क्या महाराष्ट्र सरकार इन सब चीजों के ऊपर नजर नहीं बनाई है? खुद एनसीपी महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी है। जी बिल्कुल बुराई, यकीनन ये अहम बात है, क्योंकि शरद पवार को राजनीति का एक मंझा हुआ खिलाड़ी माना जाता है, जो केंद्र की सत्ता को भी बखूबी समझते हैं और राज्य की सरकार के साथ जो गठबंधन है उस गठबंधन को भी बहुत बखूबी समझते हैं। हालिया में जैसे उन्होंने कांग्रेस को लेकर के बयान दिया था कि इन्हें समझना होगा कि इनकी स्थिति असल में क्या है और सच को स्वीकार करना पड़ेगा, उस समय वो कहीं ना कहीं बता रहे थे कि आपको एनसीपी को समझना होगा, आप अपने आकलन के अनुसार नहीं चल सकते। अब वो केंद्र को सीधी तौर पर चेतावनी दे रहे हैं कि जिस तरीके से आप केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं राजनेताओं के खिलाफ, और हमारे एक एक करके नेता अब जो है निष्पक्ष और बरी होते नजर आ रहे हैं, ये क्लियर है कि आगे आने वाला समय अगर हालात यही रहे तो आप पर एक बड़ा वार जो है विपक्ष की तरफ से किया जाएगा।
देखिए, कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से बयान चाहे एनसीपी प्रमुख शरद पवार के रहे हो या फिर जो उत्तर मुंबई की ममता शर्मा कांग्रेस लीडर हैं उन्होंने दिया है, लेकिन एक कार्रवाई जो ईडी की जाती है, इससे पहले भी महाराष्ट्र में कई बार ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हुई है, लेकिन जो एनसीपी के मंत्री हैं उन्हें ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत रूप से एक कार्रवाई की जा रही है। और शरद पवार ने एक मोटी बात कही थी कि सीबीआई क्या है, इसे हमने साल 2 साल 4 साल में हमें समझने का मौका मिला और हम समझ पाए कि जो है कि ईडी या सीबीआई किस तरीके से काम करती है। तो उनके बयानों पे नजर डालें तो राजनीतिक तंज था। अब ऐसे में उनके बाकी नेता कैसे बचते हैं, उनके लिए एनसीपी प्रमुख क्या रणनीति तैयार करते हैं, ये भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि उनके सबसे करीबी जो है कि अनिल देशमुख हैं, जो 100 करोड़ रुपए जो है उगाही मामले में जो है कि कई बार ईडी सीबीआई सहित मुंबई पुलिस की जांच में आ चुके हैं। जी बिल्कुल। मुरारी जी, एक सवाल और रहेगा क्योंकि अभी हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट का भी एक वक्तव्य सामने आया था सीबीआई को लेकर के, जिसमें उन्होंने कहा था कि सीबीआई की कार्यशैली इस समय ऐसी लग रही है जैसे केंद्र सरकार के आदेशों के अनुसार वो कार्य कर रही हो। अभी क्योंकि विपक्ष भी इस बात को कह रहा है और मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से भी इस बात को रखा गया, क्या लगता है आपको कि इस पर कहीं ना कहीं घिर पाएगी आगामी समय में? चुनाव जब आएंगे तो वहां पर हालात इसको लेकर के बिगड़ सकते हैं। विपक्ष सीधी तौर पर कहेगा कि आपने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया, अपनी सत्ता के ताकत का दुरुपयोग किया है। काव्या, कहना गलत नहीं होगा, एनसीपी प्रमुख हो या फिर कांग्रेस के लीडर हो या फिर यहाँ में बीजेपी की सहयोगी रह चुकी शिवसेना हो, आने वाले समय में सीबीआई और ईडी के मुद्दे को, चाहे वो महानगर पालिका का चुनाव हो चाहे विधानसभा पालिका का चुनाव हो, दोनों मुद्दों को लेकर के ये बाखूबी जनता के सामने जाएगी और सरकार को घेरने की कोशिश भी कीजिए। हालांकि जिस तरीके से मुंबई सहित महाराष्ट्र में जो है एनसीपी के ठिकानों पर जो नेताओं पर छापेमारी हो रही थी, उसे लेकर के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कार्यकर्ता। अब ऐसे में आने वाले जो महानगर पालिका चुनाव है, उसमें विपक्ष सरकार को एक मजबूती के साथ इन्हीं मुद्दों के साथ जो है कि घेरने की पूरी कोशिश करेगी। काव्या, बिल्कुल मुरारी जी, एक अहम सवाल यहाँ पर एक और उठता है क्योंकि एंडिलिया केस आपको बहुत बखूबी याद होगा। उस केसेस को लेकर के भी कई सवाल खड़े किए गए थे सरकार के ऊपर कि क्यों आखिरकार ये स्थितियां आई। सरकार के ऊपर सवाल खड़ा हुआ लेकिन अधिकारी तक बात चली गई। परमवीर का नाम इसमें सामने आया और अब कई चीजें इधर उधर खुलती चली जा रही है और उसमें भी आरोप प्रत्यारोप जो है लगातार सामने आ रहे हैं। इसमें क्या स्थिति निकल कर सामने आ सकती है? देखिए, अभी तो काव्या कह पाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के साथ ईडी सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है। लेकिन जिस तरीके से परमवीर सिंह के सबसे सहयोगी कहे जाते थे सचिन वाजे, वो इस समय जो है कि जेल में है, उन्हीं के जरिए पूरे प्रकरण को खोला गया था। और सचिन, सीबीआई अगर ईडी के सूत्रों की माने तो उनका कहना था कि अनिल देशमुख जो एनसीपी के नेता थे और महाराष्ट्र सरकार में गृह राज्य मंत्री थे, उनके ऊपर आरोप लगा था। और खुद मुंबई पुलिस पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री को लिखित पत्र लिख करके इस बात की जिक्र की थी, जिसे लेकर के उन्हें यहाँ तक कि अपने पद से भी हटना पड़ा था। अब ऐसे में ये आरोप कितने सत्य हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि जो सचिन वाजे, जो परमवीर सिंह थे, या उनके साथ में जो सुनील माने, ये तीनों लोगों के जो बयान है वो कहीं ना कहीं अनिल देशमुख की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद मुरारी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। मुरारी सिंह जी मुंबई से संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए थे। यकीनन कई सवाल हैं और कई सवालों के बाद जवाब तब निकलकर सामने आएगा जब बाकी मामलों के भी परिणाम निकलकर सामने आएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एनवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।